सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम कोलिजन पढ़ेंगे, संघट्ट पढ़ेंगे। संघट्ट क्या होता है कि दो वस्तुएं जब भौतिक रूप से आपस में टकराती है, मतलब फिजिकली आपस में चिपक जाती है, टकराती है, या फिर यदि एक वस्तु के प्रभाव से यदि दूसरी वस्तु अपना मार्ग भी यदि बदल देती है, तो फिजिक्स में इस घटना को संघट्ट कहते हैं। संघट्ट किसको कहेंगे कि दो बॉडी होगी, दो पिंड होंगे, वो दो पिंड आपस में टकराते हैं। कोई से पिंड हो सकते हैं, दो पिंड जब आपस में टकराते हैं या फिर एक पिंड के प्रभाव से यदि दूसरा पिंड अपना मार्ग भी बदल देता है। जैसे मान लो एक पिंड है और एक दूसरा पिंड है, जिसके पास में जा रहा था, इसके प्रतिकर्षण के कारण से या किसी अन्य के कारण से ये क्या होता है, जा रहा था सीधा सीधा, लेकिन ये क्या होता है, इस तरह से मुड़ जाता है, अपना मार्ग बदल देता है, तो इसको भी हम संघट्ट कहते हैं। तो एक बात नोट कर लेना कि फिजिक्स में संघट्ट के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडी क्या आपस में टकराए। यदि एक बॉडी, एक वस्तु, एक पिंड यदि दूसरे पिंड के प्रभाव से अपना मार्ग भी यदि बदल देता है, तो भी उसे हम संघट्ट कहते हैं। और एक चीज नोट करना है कि जो संघट्ट होता है, कोलिजन्स होता है, बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए होता है। जब दो वस्तु आपस में टकराती है तो उसमें म्यूचुअल इंटरेक्शंस होती है, जिसको हम बोलते हैं पारस्परिक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। वो एक दूसरे से टकराते हैं, ये इस पे फोर्स लगाएगा, वो उस पे फोर्स लगाएगा, तो दोनों में बीच में जो पारस्परिक इंटरेक्शंस होता है, जिसको हम आंतरिक पारस्परिक अंतर क्रिया बोलते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन बोलते हैं जिसको हम, ये बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए होती है, बहुत कम समय अंतराल के लिए होती है। टकराने के बाद अलग अलग हो जाएगी वस्तु। तो एक चीज भौतिक रूप से संपर्क यदि हो रहा है तो ठीक, यदि एक वस्तु के प्रभाव से दूसरी वस्तु अपना मार्ग बदल रही तो भी उसको भी हम संघट्ट कहेंगे। और ये संघट्ट होगा बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए होगा, लेकिन उनके बीच में इंटरेक्शन जो होगी, पारस्परिक अन्योन्य क्रिया जिसको हम बोलते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन, एक दूसरे को बल लगाते टकराते समय, वो जो होता है टाइम इंटरवल, वो बहुत कम समय अंतराल के लिए होता है। तो एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, किसी गेंद का दीवार से टकराना, हम गेंद को दीवार पे मार के टकरा के वापस आती है, बिलियर्ड्स बाल पर टकराना, या कैरम बोर्ड की जो गोलियां होती है, गोटियां होती है, उसका टकराना, या गैस के अणु का आपस में टकराना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हम देखेंगे। तो समझ में आ गया, संघट्ट का मतलब दो वस्तुएं भौतिक रूप से टकराती है या एक वस्तु के प्रभाव से दूसरी वस्तु अपना मार्ग यदि बदल देती है, तो उसको हम संघट्ट कहेंगे। और संघट्ट के दौरान जो अन्योन्य क्रिया होगी, म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब होता है पारस्परिक क्रिया जो होगी वो बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए होगी। पारस्परिक अंतर क्रिया का मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी और दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाएगी, तो दोनों में आपस में इंटरेक्शन होगा, वो कहलाती है अन्योन्य क्रिया। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जो संघट्ट होता है, तीन अवस्था होती है। संघट्ट में कितनी अवस्था होगी? तीन अवस्था। कौन कौन सी? एक संघट्ट के पूर्व, ये मतलब टकराया नहीं, दोनों वस्तु जा रही है। दूसरा संघट्ट के दौरान टकरा गए, पहले तो दोनों वस्तु अलग अलग चल रही थी, थोड़ी दूर गई और आपस में क्या होगी, टकरा गई, और टकराने के बाद क्या होगी, वो वापस अलग अलग हो जाएगी। तो तीन स्थितियाँ होगी। कौन कौन सी संघट्ट की? एक तो टकराने के पूर्व वाली, दोनों वस्तु जा रही थी। दूसरी टकराने के दौरान, जहाँ पर वो दोनों आपस में टकराती है, चिपकती है। और तीसरी हमारे पास में है टकराने के बाद। तो ये तीन स्थितियाँ होती है और इन तीनों स्थितियों में हम क्या करते हैं, अलग अलग समय निकालेंगे। तो एक प्रयोग है अल्फा कण प्रयोग, जिसको हमने 9th 10th में पढ़ा था। और उसमें नाभिक, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक अल्फा कण होता है, ये नाभिक के पास जाता है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण जो होता है वो नाभिक के पास जाता है, तो क्या होता है, इससे ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, तो इसके प्रतिकर्षण के कारण से अपना मार्ग बदल देता है। तो ये भी एक प्रकार का संघट्ट है। अल्फा कण जो रदरफोर्ड का हमने पढ़ा था प्रकीर्णन प्रयोग, उसमें जो प्रयोग है वो भी क्या एक प्रकार का कोलिजन ही है, संघट्ट का ही उदाहरण है। तो उसमें अल्फा कण डायरेक्ट नाभिक से नहीं टकरा, वो क्या होता है, उसके प्रभाव से क्या होता है, अपना मार्ग भी बदल देता है। तो संघट्ट की तीन अवस्था होगी, ध्यान रखना। संघट्ट टकराने के पूर्व की अवस्था, टकराने के समय की अवस्था और टकराने के बाद की, ये तीन अवस्थाएं होती है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो ये वाली जो पोजीशंस होती है,
मतलब टकराने के पूर्व और टकराने के बाद इसमें जो बल लगता है परिणामी बल बहुत शक्तिशाली होता है। जो हम बल, क्योंकि इसको उसी बल से क्या करते हैं, गति करते हैं, और टकराते समय जो बल लगेगा, इंटेंशन होगा, उसका जो मान होता है वो हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कितना बल लग रहा है एक दूसरे पर। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उस बल का मान हम निकालेंगे। तो संघट्ट हम पढ़ते क्यों है, क्योंकि दो वस्तुएं जब जाती है तो उनके बीच में या वो एक दूसरे पर कितना बल लगाएगी, तो ये न्यूटन की गति के नियम से हम ज्ञात करने में बहुत परेशानी होती है कि भाई दो वस्तु चल रही है, वो आपस में पता नहीं कितना एक दूसरे जा रही है और बल लगाएगी। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो न्यूटन का जो गति का जो दूसरा नियम है वो हमने पढ़ रखा है कि बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, x समानुपाती डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। अब इससे क्या कर सकते हैं हम, इससे यदि अपने संवेग में यदि परिवर्तन यदि निकल जाता है, यदि मान लो संवेग में परिवर्तन ज्ञात हो जाता है और डेल्टा टी समय अंतराल के लिए अपने पास में पता है कि टाइम इंटरवल कितने समय के लिए टकराती है, यदि दोनों चीज़ें यदि अपने को पता लग जाती है तो हम ये बता सकते हैं कि उन दोनों वस्तुओं पर कितना बल लग रहा है, बल का मान कितना होगा। उस बल को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्योंकि संवेग में परिवर्तन हम निकाल सकते हैं, इसका संवेग माइनस इसका संवेग दोनों, क्योंकि इसे द्रव्यमान भी मालूम होता है और वेग भी मालूम होता है। तो इसका संवेग में से इस संवेग को माइनस कर देंगे तो संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। और ये दोनों वस्तु कितने समय के लिए टकरा रही है, तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा टी का मान भी पता लग जाएगा। तो हम बल को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो संघट्ट को हम पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि अपने पास बल कितना लग रहा है पता नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं, अंतिम संवेग निकाल लो, प्रारंभिक संवेग निकाल लो, और संवेग में परिवर्तन वाला जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है उस नियम से क्या करते हैं, बल का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास जो संघट्ट होता है वो तीन तरह के संघट्ट होते हैं। पहला हमारे पास प्रत्यास्थ संघट्ट और दूसरा अप्रत्यास्थ संघट्ट। सामान्यतः अपन दो तरह के संघट्ट पढ़ते हैं, लेकिन एक होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट भी होता है। तो प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ तीन तरह के संघट्ट हम पढ़ेंगे। अब प्रत्यास्थ संघट्ट किसको कहेंगे कि ऐसा संघट्ट जिसमें गति ऊर्जा और संवेग, ध्यान रखना दोनों चीजें संरक्षित रहेगी, उस संघट्ट को हम बोलते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट। प्रत्यास्थ संघट्ट किसको कहते हैं कि जिसमें गति ऊर्जा के साथ साथ में संवेग तो हमेशा संरक्षित रहता है, संवेग का जो नियम होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल नियम, सार्वत्रिक नियम है, इसमें किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं होगा, ध्यान रखना अपवाद नहीं होगा, सभी जगह लागू होगा। अब संवेग संरक्षित कैसे रहता है, यानी टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग, ये दोनों संवेग हमेशा बराबर ही होगा, कोई सा भी संघट्ट हो। नोट कर लेना, पहला पॉइंट क्या है कि संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल नियम है, सार्वत्रिक नियम है, इसका कोई अपवाद नहीं होगा। संरक्षित का मतलब ये होता है कि टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग हमेशा बराबर ही होगा, कोई चेंज नहीं होता है। इसको बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। टकराने के बाद और टकराने के पहले दोनों के मान बराबर होते हैं। अब दूसरा इसमें गति ऊर्जा की बात करते हैं, तो संवेग इसमें जो गति ऊर्जा इसमें संरक्षित रहती है, मतलब जितनी टकराने के पहले गति ऊर्जा थी ये इसकी, उतनी ऊर्जा टकराने के बाद भी होगी, ध्यान रखना। तो संवेग प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है कि संवेग भी संरक्षित रहती है और गति ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। साथ में इसमें जो बल लगते हैं हमारे पास, वो बल जो होता है वो संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल का मतलब ये होता है कि जिसके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा, उस बल को हम संरक्षी बल कहते हैं। और जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है या हमारे पास में स्थिर विद्युत बल है, ये जो बल होता है वो संरक्षी बल कहलाता है। तो ये इसमें लागू होगा, बल संरक्षित बल ही रहेंगे, इसमें असंरक्षित बल नहीं रहेंगे। असंरक्षित का मतलब ये होता है जैसे घर्षण बल हो गया या और कोई अन्य प्रकार का बल होता है जो गति का विरोध करता है, जिसमें ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, ऊर्जा हमेशा क्या होती है, संरक्षित रहती है।
इसलिए बल हमेशा संरक्षित बल ही लगेंगे इसमें। संरक्षित का मतलब समझ आएगा। गुरुत्वीय बल हमारे पास में है, या फिर प्रत्यास्थ, हम जो प्रत्यास्थ पढ़ते हैं स्प्रिंग वाला बल है, और साथ में हम जब उसमें पढ़ते हैं प्रत्यास्थ में तो स्प्रिंग के साथ साथ में स्थिर विद्युत बल होते हैं और गुरुत्वीय बल होते हैं। ये सब बल संरक्षित बल होते हैं, मतलब इनके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, उन बल को हम संरक्षित बल कहते हैं। तो 3 पॉइंट अपने को नोट करना है। क्या? संवेग संरक्षित रहता है, गति ऊर्जा संरक्षित रहती है, और जो बल लगते पिंडों पे वो बल जो होता है वो भी संरक्षित बल होना चाहिए, तभी ये प्रत्यास्थ संघट होगा। यदि संरक्षित बल नहीं है, मान लो घर्षण बल लग रहा है, तो ऊर्जा सुरक्षित ही नहीं रहेगी, गति ऊर्जा कम हो जाएगी उसकी। और चौथी बात इसमें कि यांत्रिक ऊर्जा किसी भाग अन्य ऊर्जा में नहीं होता है। 4 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या? प्रत्यास्थ संघट किसको कहेंगे? कि जिसमें संवेग संरक्षित रहेगा, संवेग हमेशा बराबर होगा, टकराने के पहले का समय बराबर टकराने के बाद का समय। दूसरा, गति ऊर्जा संरक्षित रहेगी, यानी टकराने के पूर्व की गति ऊर्जा बराबर टकराने के बाद की गति ऊर्जा। तीसरा पॉइंट इसमें है कि हमारे पास में जो बल लगेंगे वो बल संरक्षित बल ही होंगे। संरक्षित का मतलब जिसके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा। गुरुत्वीय बल है, स्थिर विद्युत बल है, या अन्य और भी बल पड़ेंगे अपन आगे आएगा, तो ये बल इसमें लगेंगे। चौथा हमारे पास में है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक का मतलब गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, इन दोनों का जो योग होता है उस ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, और ये ऊर्जा हमेशा नियत ही होगी, मतलब ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। प्रत्यास्थ संघट तभी होगा जब ये 4 पॉइंट इसमें लागू होंगे तब। उदाहरण के लिए अपने देखा कांच की गोलियों का संघट, हाथीदार की गोलियों का संघट, गैस के अणु का संघट, ये एग्जाम्पल्स है, ऐसे एग्जाम्पल्स है जो प्रत्यास्थ संघट को प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को हम जिस वेग से गिराते हैं वापस यदि उसी वेग से वो वस्तु वापस आ जाती है, मान लो किसी वस्तु को गिराया हमने, जैसे कांच की गोटी को गिराया, गिराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद वापस उसी वेग से ऊपर आएगा उतनी ऊंचाई तक। तो ऐसे उदाहरण जो मिलेंगे, या गैस के अणु क्या करते हैं, एक अणु ने दूसरे अणु पर बल लगाया तो दूसरा अणु भी उतना ही बल यदि लगा देता है, तो क्या होता है, आपस में ऊर्जा संरक्षित रहती है और संवेग भी संरक्षित रहता है। तो ऐसे एग्जाम्पल जो होंगे वो सब प्रत्यास्थ संघट के अंतर्गत आएंगे। दूसरा हमारा अप्रत्यास्थ संघट। अप्रत्यास्थ संघट में क्या होगा, संवेग तो संरक्षित रहता है, एक बात नोट कर लेना, लेकिन परंतु गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। संवेग तो संरक्षित रहेगा तीनों में, लेकिन गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। इसका मतलब ये होता है कि जब वस्तु टकराएगी किसी से तो उसकी गति क्या होगी, दूसरी वस्तु को दे देती है, मतलब खुद की गति कम हो जाती है। इसमें गति कम नहीं होगी, टकराने के बाद वापस पहले वाली स्थिति जैसे हो गई। लेकिन इसमें क्या होता है कि टकराने के बाद वो अपनी गति खो देती है, गति ऊर्जा उसको दे देती है या उसकी ये ले लेती है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि जब दो वस्तु आपस में टकराती है और टकराने के बाद यदि उनकी गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है तो ऐसा संघटन हमारे पास में क्या कहलाएगा, अप्रत्यास्थ संघट कहलाता है। अब गति ऊर्जा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अब यदि दी किसी को ऊर्जा तो बढ़ जाएगी सामने वाले की और इसकी कम हो जाएगी। परंतु एक बात ध्यान रखना, गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती इसका मतलब ये नहीं है कि कुल ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। ध्यान रखना, कुल ऊर्जा तो हमेशा संरक्षित ही रहेगी। हम गति ऊर्जा की बात करें यहाँ पर, तो अप्रत्यास्थ संघटन में केवल गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। ये जो गति ऊर्जा होती है दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। मान लो दो वस्तु टकराती है, टकराने के बाद क्या होगा, आवाज आएगी, ध्वनि ऊर्जा, या फिर कह सकते हैं कि गर्म हो जाएगी, उसमें ऊर्जा, या टकराने के बाद मान लो रेडिएशन निकल गया, विकिरण निकल गई, टकराने के बाद चिंगारी निकल गई, विकिरण ऊर्जा, रेडिएशन एनर्जी। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी, गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। एक बात नोट कर लें, गति ऊर्जा संरक्षित नहीं होगी, गति कम ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन कुल ऊर्जा तो हमेशा नियत ही होगी, वो हमेशा कांस्टेंट ही होगी। एक बात नोट कर लेना। इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसका कुछ भाग अन्य ऊर्जा में व्यय होता है। जैसे मैंने बताया कि गति ऊर्जा ऊष्मा में बदल गई, गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हीट में चेंज हो जाती है, या थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाती है, या फिर साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है, या फिर रेडिएशन में चेंज हो जाती है। मतलब कुछ न कुछ पार्ट जो होता है गति ऊर्जा का, यानी वो ऊर्जा के अन्य मतलब अन्य भाग में व्यय हो जाती है। एक
रूप से दूसरे रूप में वो चेंज हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही होगी। ध्यान रखना। दो वाहनों का आपस में टकराना, एक गेंद का फर्श से संघट, जब रबर की बात अपन गेंद को फर्श में डालते हैं तो वापस उतनी ऊंचाई तक नहीं आती, क्या होती है कुछ एनर्जी वो अर्थ को या दे देती है, उसकी एनर्जी कुछ कम हो जाती है। और जब वाहन टकराते हैं तो वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, उसकी गति कम हो जाती है। ये एग्जाम्पल्स अपने को मालूम होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य की ओर। तो इसमें क्या होता है, संवेग तो तीनों मैंने बोलते हैं संरक्षित रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत कम होता है। एक बात नोट कर लेना, टाइम इंटरवल जब बहुत कम होगा तो बाहर जितने बल लगते हैं, जैसे मान लो गुरुत्वीय बल है या कह सकते हैं घर्षण बल है, तो इनका जो प्रभाव होता है बहुत कम होता है। जब टाइम इंटरवल बहुत कम होता है, घर्षण बल का मान बहुत कम होता है, इसलिए जो होता है संवेग तो संरक्षित रहेगा हमेशा, और गति ऊर्जा भी इसमें संरक्षित नहीं रहेगी, इसमें भी नहीं रहेगी और इसमें भी नहीं रहेगी, दोनों में गति ऊर्जा सुरक्षित नहीं रहती। संघट्ट करने वाले आपस में चिपक जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज। जब दो बॉडी संघट्ट करती है और संघट्ट करने के बाद यदि आपस में चिपक जाते हैं तो ऐसे संघट्ट को हम बोलते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट। चिपकना जरूरी है इसमें दोनों में नहीं चिपकेगी, टकराने के बाद अलग अलग हो जाएगी। तो इसमें और इसमें अंतर है, इसमें वस्तु चिपकती नहीं, इसमें चिपक जाती है। यदि चिपक के चल रही है तो समझ जाना पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट है। जैसे मान लो टकराने के बाद ये दोनों आपस में चिपक के चलने लग जाते हैं दो बॉडी, तो ये कहलाता अप्रत्यास्थ संघट्ट। टकराने के बाद यदि दोनों अलग अलग हो जाएगी तो इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अब कंडीशन पर निर्भर करें कि ऊर्जा संरक्षित है कि नहीं। यदि ऊर्जा संरक्षित है तो ये वाला संघट्ट हो जाएगा, और यदि ऊर्जा संरक्षित नहीं है तो ये वाला संघट्ट हो जाएगा। गति ऊर्जा का अधिकांश भाग क्षय होता है, परंतु संपूर्ण नहीं। टोटल गति ऊर्जा क्षय नहीं होगी, ध्यान रखना। इसमें टोटल हो सकती है संपूर्ण क्षय हो जाए, लेकिन इसमें पूरी तरह से संपूर्ण गति ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। एग्जाम्पल हमने दे रखा है कि चलती हुई ट्राली में यदि एक व्यक्ति कूदता है, मान लो ट्राली जा रही है और कोई व्यक्ति उसके ऊपर कूदता है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ट्राली के साथ में वो चिपक के वो भी चलने लगता है। साथ में एक एग्जाम्पल ये दे रखा है, बंदूक से दागी गई गोली का गुटके में फंसना। मान लो बंदूक से आपको गोली फायर करते हैं, छोड़ते हैं, और वो किसी टारगेट या गुटका कहीं रखा हुआ मान लो उसके जाके घुस जाती है, तो गुटका भी यदि गतिमान हो जाता है थोड़ी दूर के लिए, तो ये एग्जाम्पल हमारे पास में क्या होगा, अप्रत्यास्थ संघट्ट के एग्जाम्पल्स होंगे। तो एक बार नोट कर लेना, संघट्ट मतलब भौतिक रूप से दो वस्तु का टकराना, या कह सकते हैं कि एक वस्तु के प्रभाव से दूसरी वस्तु का अपना मार्ग बदलना संघट्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल बहुत सारे मैंने दे दिए। तीन अवस्था होगी, टकराने के पूर्व की, टकराने के समय की और टकराने के बाद की। और साथ में इसमें जो परिणामी बल लगेगा इसमें बहुत ज़्यादा लगता है दोनों में, इस कंडीशन में ध्यान रखना, क्योंकि वही बल इसको संचालित करते हैं, बाह्य बल जो लगते हैं उसी के द्वारा कभी संचालित होते हैं, तो इनमें परिणामी बल का मान बहुत कम होगा। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि अपने को न्यूटन की गति के नियम से इसमें कितना बल लग रहा है वो अपने को पता नहीं, कितना इंट्रैक्शन हो रहा है वो पता नहीं रहता, कितना एक दूसरे को बल लगा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम संवेग में परिवर्तन निकाल लेते हैं और उस संवेग में परिवर्तन से हम बल का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए संघट्ट को हम पढ़ते हैं। टाइम इंटरवल बहुत कम समय के लिए लगता है, इसलिए बाहरी बल जितने भी होंगे, गुरुत्वीय बल है, घर्षण बल, उसको हम नगण्य मानेंगे। केवल आंतरिक बल की हम गणना करेंगे कि इतना एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगा रहे हैं। बच्चों कोई संघट्ट प्रत्यास्थ होगा, अप्रत्यास्थ होगा या पूर्णतः अप्रत्यास्थ होता है, इसको पता कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए एक गुणांक को परिभाषित कर रखा है, प्रत्यावस्थान गुणांक कहलाता है। इस गुणांक की सहायता से हम ये पता लगाएंगे कि जो संघट्ट हो रहा है वो किस तरह का संघट्ट होगा, क्योंकि अपने को पता नहीं कि संघट्ट तो होते तीन टाइप के, लेकिन अब अपन पता कैसे लगाएंगे कि प्रत्यास्थ है, क्या प्रत्यास्थ है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ है। तो इसका पता लगाने के लिए हम एक गुणांक परिभाषित कर रखा है फिजिक्स में, जिसको प्रत्यावस्थान गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि टकराने के पश्चात दूर जाने का अपेक्षित वेग निकाल लेंगे वस्तुओं का, ये वाला ये टकराने के पश्चात, और ये टकराने के पूर्व का अपेक्षित वेग निकाल लेंगे। दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2। यह u1 बढ़ा लेना है, क्योंकि जब ये चलेगी इसका वेग ज़्यादा होगा तभी टकराएगी, यदि इसका वेग ज़्यादा होगा तो आगे आगे चलेगी, पीछे रह जाएगी। तो u1 का मान बढ़ा लेना है u2 से, ध्यान रखना। तो
ये टकराने के बाद वाले वेग है और ये टकराने के पहले वाले वेग है। तो v2 माइनस v1 मतलब ये टकराने के पश्चात दूर जाने का अपेक्षित वेग कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। v2 में से v1 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो वो कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो v2 माइनस v1 क्या है, टकराने के पश्चात दूर जाने का अपेक्षित वेग। और ये वाला u1 माइनस u2 क्या है, टकराने के पूर्व पास आ गए, जब पास में आएंगे टकराएंगे, u1 का मान u2 से ज़्यादा लेना तभी ये टकराएंगे। तो संघट्ट के पूर्व पास आने का अपेक्षित वेग मतलब u1 माइनस u2 लिया ये वाला, और संघट्ट के पश्चात दूर जाने का अपेक्षित वेग v2 माइनस v1। ये मान को निकालना पड़ता है और इसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि संघट्ट किस तरह का होगा। अब यदि मान लो कि प्रत्यास्थ संघट्ट यदि होता है तो इसमें E का जो मान आएगा वो 1 होता है। पूर्णतः यदि प्रत्यास्थ संघट्ट है, यदि E का मान यदि 1 आ गया, इनकी वेलोसिटी निकालना दोनों की इसकी माइनस करके और E का मान निकालना, ये मतलब ये प्रत्यास्थान गुणांक जिसको हम E से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान निकालेंगे कि इन दोनों वेलोसिटी में से इस वेलोसिटी को माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, और जो मान आएगा वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड जो भी आएगा, वेलोसिटी का रेशो जो भी आएगा, उसका मान यदि E का मान यदि 1 आ जाता है, 1 आ जाता है मतलब इसका मान यदि 1 रखेंगे यहाँ पर E की जगह 1 रखेंगे, यहाँ 1 आ जाता है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो इधर कर देंगे मतलब u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1 हो जाएगा। यदि ये वाली कंडीशन आती है, यानी दूर जाने का अपेक्षित वेग पास जाने के अपेक्षित वेग के बराबर होता है, तो वो प्रत्यास्थ संघट्ट क्या कहलाता है, वो संघट्ट को हम बोलेंगे प्रत्यास्थ संघट्ट। मतलब जितने वेग से वो पास में आ रही थी उतने वेग से वो दूर जाएगी। यदि इस प्रकार का आता मान तो उस संघट्ट को प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। और पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होगा कि E का मान 0 आ जाएगा। E का मान यदि इसको सॉल्व करते हैं और ये मानो 0 आ गया, ये दोनों वेलोसिटी इक्वल है, ये सब इक्वल है, तो E का मान यदि 0 आ जाता है, तब उस कंडीशन में यदि E का मान यदि 0 आ जाता है तो v2 माइनस v1 ये 0 रख देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो v2 माइनस v1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या कह सकते हैं v2 इक्वल टू v1 हो जाएगा, v2 इक्वल टू v1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इन दोनों के वेग यदि बराबर है, इन दोनों के वेग क्या है, बराबर है, मतलब दोनों साथ साथ में चिपक के चल रहे, तो वो संघट्ट क्या कहलाएगा हमारे पास में, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट कहलाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें पास आने का अपेक्षित वेग और दूर जाने का अपेक्षित वेग यदि बराबर है तो हमारे पास में क्या कहलाता है, प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। इसमें कंडीशन दोनों के बीच की रहेगी, यानी इसका जो E का जो मान होता है 0 और 1 के बीच में यदि आता है मान लो E का मान, तो उस कंडीशंस को हम पूर्णतः क्या कहेंगे, अप्रत्यास्थ संघट्ट कहेंगे। पूर्णतः में तो 0 होगा, इसमें 1 होगा, और 0 और 1 के बीच की यदि मान आता है तब उस संघट्ट को हम बोलते हैं अप्रत्यास्थ संघट्ट, यानी ये E का जो मान होगा 0 और 1 के बीच में होगा। तो इस तरह से 3 तरह के संघट्ट हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा संघट्ट कब होगा। E का मान 1 पूर्णतः प्रत्यास्थ, E का मान 0 पूर्णतः अप्रत्यास्थ, और 0 और 1 के बीच में यदि E का मान आया, E मतलब जिसको हम बोलते हैं प्रत्यावस्थान गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, तो ये तीनों मान के आधार पर हम पता लगाएंगे कि किस तरह का वो हमारे पास में प्रत्यास्थता होगी या किस तरह का कोलिजन्स होगा, संघट्ट किस प्रकार का होगा। ये नीट और JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।